जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज हम बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज भी चला रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको भी ज़रूर देखते रहिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, खुद इसका आंसर लगाना है, उसके बाद में फिर मेरा आंसर सुनना है, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ओके, तो अगर हम बात करें तो बायोलॉजी का जो जनक है ये माना जाता है किसको, अरस्तु को। अरस्तु को, ये ध्यान रखना है। और लेमार्क जो है, ये लेमार्क किसका जनक है, तो ध्यान रखना है ये विकासवाद का जनक है। ओके, लेमार्क को किसका जनक कहा जाता है, विकासवाद का। टेंसले की अगर बात करें तो इसने पारिस्थितिकी शब्द दिया था। ठीक है, याद रखना है, इसने पारिस्थितिकी शब्द दिया था। और लेवसियर, जैसा कि आप जानते हो कि ये केमिस्ट्री का जनक है। ये भाई साहब की बात करें तो ये केमिस्ट्री के जनक है। ओके, तो जो अरस्तु है ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी है और साथ में जूलॉजी का भी फादर माना जाता है। ये भी ध्यान रखना है, कभी अरस्तु से क्वेश्चन बने तो फादर ऑफ बायोलॉजी के साथ साथ ये फादर ऑफ जूलॉजी भी है। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे आए। तो साइटोलॉजी का अध्ययन, ठीक है, ये मतलब साइटोलॉजी किसका अध्ययन है, तो साइटोलॉजी की अगर बात करें हम तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, कोशिकाओं का। ध्यान रखना है, साइटोलॉजी किसका अध्ययन हो जाएगा, तो कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। ओके, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं जीवाणुओं के अध्ययन को। कोशिकाओं का अध्ययन हो जाएगा साइटोलॉजी। फसलों का अध्ययन क्या हो जाएगा, एग्रोनॉमी। फसलों का अध्ययन हो जाता है एग्रोनॉमी। और जनसंख्या का अध्ययन क्या हो जाता है, डेमोग्राफी। ओके, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, डेमोग्राफी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। बाकी अगर हम बात करें तो प्रोटीन भी हमारे शरीर में निर्मित होता है, एंजाइम भी हो जाते हैं, वसा भी हो जाती है, लेकिन विटामिन ए हमें भोजन से ग्रहण करना होता है, यह हमारे शरीर में निर्मित नहीं होता है। ठीक है, अब विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है जिसे कहा जाता है रतौंधी रोग। ठीक है, इसकी कमी हो जाए तो रतौंधी रोग हो जाता है, जिससे रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक, ये ध्यान रखना है अपने को विटामिन ए के बारे में। आगे अगर बात करें, अच्छा एक और चीज़ इसमें याद रख लो, विटामिन ए की खोज कभी पूछ ले कि विटामिन ए की खोज किसने की, तो इसकी खोज की है मैक्यूलम और मार्गुराइट। ठीक है, मैक्यूलम और मार्गुराइट डेविस, इन दो व्यक्तियों ने इसकी खोज की है। ओके, फिर बात करें हम, निम्न में से किसके कारण एड्स होता है, एड्स रोग किसके कारण होता है, तो ध्यान रखना है एड्स जो है वो विषाणु के कारण होता है। ओके, अब देखो इसके विषाणु का नाम क्या है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV। ठीक है, तो एड्स का जो विषाणु, उस विषाणु का नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, HIV, यानी नाम में ही लग रहा वी मतलब वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये ध्यान रखना, और ये विषाणु के कारण होता है। ओके, फिर बात करें हम अगले क्वेश्चन की, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। ओके, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा अस्थि मज्जा, या इसी को कहते हैं बोन मेरो। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, बोन मेरो भी इसी को कहा जाता है। और यहीं पे क्या होता है, हमारे अस्थि मज्जा में ही RBC का निर्माण होता है। RBC कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो प्लीहा को। ये प्लीहा जो है ये RBC का कब्रिस्तान है, यहाँ पे आके RBC टूटती है। ये दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब बोन मेरो क्या है, तो जैसे ये हड्डी कुछ इस प्रकार से होती है, आप लोगों ने देखी होगी, और हड्डी के बीचों बीच एक खोखला हिस्सा होता है। हड्डी के बीच में अगर देखें हम तो ये जैसे ये है ना, ये यहाँ पे ऐसा खोखला हिस्सा होता है हड्डियों के बीच में, और इसी को कहते हैं बोन मेरो। ठीक है,
और यहीं पे क्या बनती है, आरबीसी बनती है, ये ध्यान रखना है। अगली बात करें तो लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायक है। लार की अगर बात करें तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, क्योंकि हमारी जो लार होती है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, ठीक है, टाइलिन, और एक एंजाइम पाया जाता है अमाइलेज, अमाइलेज, ठीक है, ये पाचन का काम करते हैं। और ये स्टार्च का पाचन जो है वो लार के द्वारा होता है, इसीलिए खाना हमको मुंह में ही मीठे लगने लग जाता है, हल्का हल्का जो मिठास आती है वो इसी के पाचन के कारण आती है। फिर बात करें किस तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है, तो ध्यान रखना है आयोडीन। आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होने लगती है, ठीक है, और उसे घेंघा रोग कहा जाता है। याद रखना उसे क्या कहा जाता है, घेंघा रोग कहा जाता है, ठीक, क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाती है तो दो हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, T3 T4 थायरोक्सिन, ठीक है। इन थायरोक्सिन हार्मोन का नहीं सिक्रेशन होने के कारण थायराइड ग्रंथि क्या करती है, अपना आकार बढ़ा लेती है ताकि इनका सिक्रेशन ज़्यादा मात्रा में हो सके, और इसी को घेंघा रोग कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पानी जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो आप लोगों को विटामिन की कैटेगरी याद होना जरूरी है, तो जिसका इसका आंसर है बी, ठीक है, ये जल में घुलनशील है। एडेक, एडेक, ADEK, ये क्या होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं, इसको ऐसे याद रखो, एडेक, ठीक है। और BC जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। अब देखो जो वसा में घुलनशील है उनकी सामान्यतः कमी नहीं होती है, पर जो जल में घुलनशील है ये क्या करते हैं, मूत्र से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि मूत्र में भी जल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये मूत्र से बाहर हो जाते हैं, इसलिए बी और सी की ज़्यादा जल्द से ज़्यादा हमको भोजन में रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए अक्सर लोगों को बी की कमी की वजह से मुंह में छाले होने लग जाते हैं, ठीक है, छाले की समस्या अक्सर लोगों को होती होगी, और उसमें डॉक्टर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली देता है, ओके, तो ये ध्यान रखना है। विटामिन ए तो पता ही है, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, रेटिनोल इसका नाम हो जाएगा। विटामिन के ये रक्त का थक्का जमाने के काम आता है। विटामिन डी ये हड्डियों को मजबूत करने के काम आता है और हमारे शरीर में निर्मित हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 9वां क्वेश्चन में टमाटर के लाल रंग के लिए कौन उत्तरदायी है, तो इसका आंसर आ जाएगा लाइकोपिन, ठीक है, ध्यान रखना है, लाइकोपिन की वजह से टमाटर का लाल रंग रहता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण अरक्तता रोग हो जाता है, ठीक है, यानी रक्त की कमी किसके कारण हो जाएगी, तो ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है, तो ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जैसे हम फेफड़ों से हम क्या करते हैं, जो फेफड़े हैं फेफड़ों से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो ये ऑक्सीजन को शरीर के दूसरे अंगों तक, कोशिका तक ले जाने का काम कौन करता है, तो ये हीमोग्लोबिन फेफड़ों से सभी अंगों तक लेके जाएगा ऑक्सीजन को, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। आयोडीन तो पता ही है, कैल्शियम की जो है ये हड्डियों में रहता है। विटामिन सी, ठीक है, ये एस्कॉर्बिक एसिड। अगली बात करें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो अभी मैंने बताया एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे साइट्रिक एसिड समझ जाते हैं, ये खट्टे फलों में आता है, ठीक है, खट्टे फलों में आता है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, ये ध्यान रखना है, ओके। ऑक्जेलिक एसिड ये टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ध्यान रखना है इसका आंसर क्या आ जाएगा, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो फूलों के अध्ययन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, एंथ्रोलॉजी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे दो शब्द देखो एक जैसे दिख रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। तो एंथ्रोलॉजी जो होगा ये किसका अध्ययन है, फूलों का अध्ययन। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें तो ये किसका अध्ययन हो जाएगा, मानव शास्त्र, यानी मानवों का अध्ययन। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है नृविज्ञान, ये ध्यान रखना है, इसको नृविज्ञान भी कहते हैं, यानी मानव का अध्ययन, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, इसको तो हम कहते हैं ज्योतिष, इसको साधारण भाषा में क्या कहा जाता है, ज्योतिष, ठीक है। पेलिनोलॉजी, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें बीजाणुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर पराग कण जो होते हैं, पराग कणों का अध्ययन किया जाता है, और सूक्ष्म
जीवों का भी अध्ययन पेलिनोलॉजी के अंतर्गत आता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई, यानी गुर्दा मतलब यहाँ पे किडनी की बात हो रही है। गुर्दे में आप बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के व्यक्ति जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना है नेफ्रॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। ये गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कहलाती है। दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प, ये रेफ्लेसिया, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा है, ध्यान रखना है। रेफ्लेसिया दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे उपस्थित वसा किसके विरुद्ध कार्य करती है? ठीक है, वसा यानी फैट, ठीक है, जो फैट है हमारी चर्बी जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं, तो वो किसके विरुद्ध काम करती है? तो ऊष्मा की हानि। ध्यान रखना है, या जो वसा होती है यह हमारे शरीर में ऊष्मा को बनाए रखती है, ताप को बनाए रखती है और ताप की कमी नहीं होने देती। इसलिए मोटे लोगों को कम ठंड लगती है, पतले लोगों को ज़्यादा लगती है। ठीक है, क्योंकि पतले लोगों के शरीर में ऊष्मा की हानि होती रहती है। निम्नलिखित में से किस तत्व की उपस्थिति के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, आप लोगों को याद होना चाहिए कि मूत्र के पीला रंग किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण होता है, ध्यान रखना है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अब सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है ये आंसर में, तो ध्यान रखना है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है। ओके, अच्छा एक और बात ध्यान रखना है कि पीनियल ग्लैंड जो है, मान लो कि ऑप्शन में कहीं पे अगर पीनियल ग्लैंड दिया हुआ है तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड आएगी, लेकिन पीनियल ग्लैंड यहाँ पे ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, तो फिर आंसर हम लगाएंगे क्या? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? मैंने ऊपर ही आप लोगों को बताया था कि प्लीहा, प्लीहा को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लिन। स्प्लिन, स्प्लिन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, और आरबीसी बनती कहाँ पे है? तो बोन मेरो में। ठीक है, बोन मेरो में बनेगी, कब्रिस्तान स्प्लिन हो जाएगा इसका। निम्न में से किस उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों में ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ठीक है, तो ब्लैक लंग रोग की बात करें तो कोयला खनन उद्योग जो है, इसमें जहरीली गैसें रहती है जिसकी वजह से हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, उसी को ब्लैक लंग रोग कहा जाता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा रोग की बात करें तो ये विषाणु के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण ये रोग होता है। नदियों में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए किसकी घुली हुई मात्रा की माप की जाती है? तो आंसर हो जाएगा उसका ऑक्सीजन। ठीक है, जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए हम ऑक्सीजन की माप करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो ये बहुत बार एग्जाम्स में आ गया है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव का बहुत याद रखना है आप लोगों को, और इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये क्या होता है, जो सूर्य प्रकाश है, ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश ये धरती पे आ रहा है, ये अपनी धरती है। ठीक है, और ये क्या है? धरती का वायुमंडल मान लो। ठीक है, ये ग्रीन कलर से मैं जो डॉट बना रहा हूँ, ये मान के चलो कि ये क्या है? हमारा वायुमंडल है। ठीक है, अब ये जो धरती का वायुमंडल है, अब सूर्य का प्रकाश जो इस आ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश ये आता है और टकराता है यहाँ पे धरातल से, टकरा के रिटर्न हो जाता है। ठीक है, ये टकरा के ये रिटर्न हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है कि प्रकाश को आने तो देती है लेकिन वापस जाने नहीं देती, वापस जाते वक्त ये रोक लेती है, ध्यान रखना है। और इसी के कारण धरती का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसकी वजह से बर्फ पिघल रही है लगातार। ठीक है, लगातार बर्फ पिघल रही, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और यहाँ पर जलमग्न होने का डर बना हुआ है। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है किसके लिए? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। ठीक है, निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता है परंतु वे सांस लेते हैं? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा, ये इस प्रकार का कुछ जीव होता है, ये हाइड्रा। और ये हाइड्रा जो जीव होता है, इसका जैसे ये अंग टूट गया तो इस अंग से अपने आप पूरा पूरा शरीर अपने आप बनने लग जाता है। ठीक है, हाइड्रा की एक ये विशेषता होती है कि इसके ये पूरा शरीर उस छोटे से अंग से बनने लग जाता है। ओके,
किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है? ये बहुत बार एग्जाम से भी पूछा है बीसीजी का टीका, तो ध्यान रखना है बीसीजी का टीका जो रहेगा वो टीबी 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 रोग के लिए लगाया जाता है। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस ये टीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। ध्यान रखना है, टीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। ओके, ये ध्यान रखना है। पोलियो वायरस के कारण होता है, चेचक वायरस के कारण होता है, ये रोग हो जाएंगे कुछ। हमारे शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो अगर ऊपर का लेक्चर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, इससे बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो बहुत काम देते हैं हमारे शरीर में। अग्नाशय ग्लैंड की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है हमारे शरीर की, और इसी से क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन, और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में ग्लूकोज को मेंटेन करके चलता है, और इसकी कमी की वजह से शुगर हो जाती है लोगों को। ओके, आगे बात करें हम, पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, ध्यान रखना है, ये फूलों का जो सबसे निचला भाग होता है जहाँ अंडाशय होता है, तो वहाँ पर ये निषेचन का भाग होता है, और इसी से फल बनता है फिर। ठीक है, इससे क्या हो जाता है? फल बनने की प्रोसेस और बीज बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? ठीक है, जैसे कोशिका है, कोशिका के बीच में एकदम सेंटर में होता है क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे ये हो गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, राइबोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे कोशिकांग हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस में डीएनए होता है। ठीक है, इस प्रकार से डीएनए बिखरा रहता है न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस के बाहर अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। ये ध्यान रखना है, न्यूक्लियस के बाहर कहाँ पे पाया जाता है डीएनए? तो माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस के बाहर डीएनए पाया जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है? पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस भी कहा जाता है। क्वेश्चन कभी ये बने कि भाई कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी में एटीपी बनती है, जिससे हमको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी। आप जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे को उसके लिए जो एनर्जी लग रही है वो मेरी शरीर की कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया से ही बन रही है। ओके, और इसकी ये ग्लूकोज को जलाता है, ग्लूकोज को जलने से एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी से हम काम कर पाते हैं। ओके, किसके प्रदूषण के कारण मानव वृक्क विकार होता है? वृक्क यानी किडनी की बात हो रही है। ठीक है, तो कैडमियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम। कैडमियम के इन्फेक्शन के कारण क्या हो जाता है? हमारी किडनियाँ खराब होने लग जाती है। ठीक है, ग्लूकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आँख। ग्लूकोमा में क्या हो जाता है? इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, आईओपी बढ़ जाता है आँख में, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है आँख में। ठीक है, मानव में वात परागण रोग किसके द्वारा होता है? तो वात परागण ये हो जाता है वायु के कारण। ठीक है, ध्यान रखना है, ये वायु के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण हमारी आंखों में रतौंधी रोग हो जाता है? तो मैंने ऊपर बताया था जब विटामिन ए पढ़ाया था, तो विटामिन ए की कमी के कारण हमारी आंखों में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता? तो आंसर हो जाएगा कॉर्निया। ध्यान रखना है, कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता। अब एक बात याद रखना कि अगर हमारे शरीर की किसी भी हिस्से में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, ब्लड को ही हिंदी में रक्त कहते हैं, अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में अगर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो वो हिस्सा सड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, वो हिस्सा सड़ जाएगा, और इसी को क्या कहा जाता है? गैंग्रीन। इसी रोग को कहा जाता है गैंग्रीन। अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में अगर ब्लड नहीं पहुंच रहा है, वो हिस्सा सड़ जाएगा, और गैंग्रीन होने की वजह से उस अंग को काट दिया जाता है, उस अंग को काट दिया जाता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप कहोगे सर तो फिर हमारी आँख का कॉर्निया काट देना चाहिए, तो काटते क्यों नहीं है इसको? तो इसके पीछे रीज़न है कि देखो,
भाई ब्लड पहुंचना चाहिए शरीर के हर हिस्से तक। ब्लड क्यों पहुंचना चाहिए भाई? ऐसी क्या ज़रूरत है कि ब्लड पहुंचना चाहिए? ब्लड पहुंचने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे क्या बन सके, ब्लड के थ्रू क्या पहुंचेगी, ऑक्सीजन पहुंचेगी, और उस ऑक्सीजन से एटीपी बनेगी, एनर्जी बनेगी, और वो कोशिका अच्छे से काम कर पाएगी। ठीक है, तो फिर कॉर्निया क्या करता है? और कॉर्निया में ब्लड नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि कॉर्निया के पास ऑक्सीजन नहीं जा रही है। तो ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए क्या करता है कि ये बाहर से, ध्यान रखना है, ये बाहर से यानी वातावरण से सीधे सीधे ऑक्सीजन खींच लेता है। ठीक है, इसकी क्या खासियत है, ये वातावरण से सीधे ऑक्सीजन खींच लेता है, इसलिए इसको ब्लड नहीं भी पहुंचे इस तक तो इसको कुछ नहीं होता है। ओके, कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है, उन्हें बढ़ने में मदद करती है? ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक, ये पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और उन्हें बढ़ने में मदद करती है। घोड़े और गधे के बीच संकर को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खच्चर। ठीक, पानी की टंकी में होने वाले कवक को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पानी की टंकी में जो कवक यानी फंगस होता है उसको नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए कौन उत्तरदायी है? ठीक है, यानी हमारी जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, तो हमारी सेल्स में आनुवांशिक लक्षण जो रहेंगे, जेनेटिक जो फीचर्स रहेंगे, उनको कंट्रोल कौन करता है? तो आप जानते हैं इसको कंट्रोल करता है कौन? डीएनए। हमारे डीएनए में क्या रहता है? सारी चीज़ें, कि हमारी आंखें कैसे बनेगी, हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारी त्वचा का रंग क्या होगा, हमारी स्किन कौन से कलर की रहेगी, हमारे बालों का रंग सुनहरी रहेगा, काला रहेगा, सफ़ेद रहेगा, ये हर जानकारी, हमारे 2 हाथ रहेंगे, हमारे 3 हाथ रहेंगे। ठीक है, सुनते हैं ना कि कोई व्यक्ति 3 हाथ, कोई 6 उंगलियों वाला व्यक्ति है, तो ये सब उसके कहाँ से? उसके डीएनए में सब लिखा हुआ है। ठीक है, डीएनए के अनुसार ही उसके आनुवांशिक लक्षण निर्धारित होते हैं। ओके, कोई जेनेटिकली जैसे सफ़ेद दाग वाले रोग रहते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, तो उनके डीएनए के कारण ये सब कुछ होता है। ओके, आपका जो डीएनए वो आपके बच्चों से भी मैच खाएगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? ये मैंने ऊपर ही बताया था आप लोगों को, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कहा जाता है? तो अभी मैंने अच्छे से समझाया, इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यहाँ पर एटीपी बनती है जिससे हमको एनर्जी मिलती है, इसीलिए इसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग में पाचन का अधिकांश भाग होता है, यानी डाइजेशन सबसे ज़्यादा कौन से अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे ज़्यादा पाचन होता है। ओके, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? प्लीहा। प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी यहीं पे आके टूटती है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ध्यान रखना है, रक्त में पाई जाता है क्या? लोहा। लोहा सबसे ज़्यादा मात्रा में रक्त में पाया जाता है। ओके, और लोहा कहाँ पाया जाता है? जैसे देखो, एक बात समझना कि हमारे रक्त है, रक्त का रंग क्या होता है? तो आप सभी कहोगे कि रक्त का रंग लाल होता है। अब मैं पूछूं रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आरबीसी के कारण। हमारे रक्त का रंग लाल क्यों है? आरबीसी के कारण। ठीक है, अब मैं पूछूं आप लोगों से आरबीसी लाल क्यों है, तो उसका आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में पाया जाता है उसकी वजह से आरबीसी लाल होती है। अब मैं पूछूं हीमोग्लोबिन क्यों लाल है, तो उसका आंसर होगा लोहा। उसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, और आयरन जो होता है वो लाल होता है। ठीक है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन लाल, हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी लाल, आरबीसी के कारण हमारा रक्त लाल। ओके, तो होई लाल तो खेले ख्याल। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो देखो, इसका आंसर ढूंढने से पहले प्रोटीन की परिभाषा सुन लो। तो अमीनो अम्ल, अम्ल यानी एसिड, अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला, ध्यान रखना है, अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला को प्रोटीन कहा
जाता है। अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला को प्रोटीन कहा जाता है। अब देखो भाई, बहुत सारे अमीनो एसिड, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए। ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए। तो इस लंबी श्रृंखला को हम क्या नाम देंगे? इसी को हम कहेंगे क्या? प्रोटीन। तो जब ये टूटेंगे तो किस में टूटेंगे? अमीनो अम्ल में। सिंपल सा फैक्ट था। ठीक है। पीनियल ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। ठीक है, ध्यान रखना ये कहाँ पे उपस्थित होती है? मस्तिष्क में। गर्भाशय में भ्रूण के अंदर किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा होता है? तो ये एक बहुत पुरानी धारणा थी। ठीक है, क्या धारणा थी? कि जैसे मान लो कि किसी महिला को, पुराने समय में क्या होता था कि कोई महिला अगर लड़के को जन्म नहीं दे पा रही है, ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है? लड़कियां हो रही है। कोई महिला ऐसी है जिसमें जो लड़के को जन्म नहीं दे पा रही, उसको सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हो रही है, तो पुराने समय में उसका दोष किसको दिया जाता था? महिला को। इस महिला में कुछ न कुछ कमी है, इस वजह से सारी लड़कियां जन्म ले रही है और लड़के का जन्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन बाद में खोज हुई और पता चला क्या? कि भैया पिता की वजह से जैसे महिला में एक्स गुणसूत्र होता है और पुरुष में XY गुणसूत्र होता है। ठीक है, अब जब दोनों का मिलन होगा, ये होगी महिला, ये हो गया पुरुष। ठीक है, तो जब इन दोनों का मिलन होता है तो मिलन से अगर दोनों तरफ से X गुणसूत्र निकले तो जन्म किसका होगा? लड़की का। लेकिन अगर महिला से क्या आए? X आए और पुरुष से Y आए, तब जाके क्या जन्म होगा? लड़के का। यानी महिला सिर्फ और सिर्फ लड़की, मतलब एक से ही गुणसूत्र होता है, इसमें एक ही गुणसूत्र होता है। पुरुष का Y गुणसूत्र निर्धारित करता है कि लड़के का जन्म होगा या लड़की का। यानी अगर किसी महिला को सिर्फ लड़की हो रही है तो उसके पीछे रीजन जिम्मेदार कौन है? पुरुष है। पुराने समय में महिलाओं को जान से मार दिया जाता था। ठीक है, और बहुत टॉर्चर भी किया जाता था मानसिक रूप से। तो ये क्या था? एक बहुत पुरानी, मतलब एक कुप्रथा मान लीजिए इसको। भारत में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा पिता। निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र महिला शिशु के लिए उत्तरदायी है? महिला शिशु के लिए XX, अभी मैंने बताया, और XY जो रहेगा इससे क्या होगा? लड़का होगा। XX से लड़की होगी। ओके, तो महिला शिशु यानी लड़की की बात हो रही है। टीबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो भाई साहब आंसर हो जाएगा टांगों में। ठीक है, टीबिया फीबिया ये कहाँ पे पाई जाती है? टांगों में। मनुष्य में किसकी गति पर का पता लगाने के लिए ECG परीक्षण किया जाता है? ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसके लिए होता है? हृदय के लिए। ये ध्यान रखना है, ECG किसके लिए होता है? हृदय के लिए होता है। कौन सा मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? कौन सा मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम। ठीक है, ध्यान रखना है, बुद्धि का केंद्र। जैसे बहुत सारे बच्चे सेरेबेलम और सेरेब्रम में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ब्रह्म को ऐसे याद रखना कि भ्रम। ठीक है, अगर बुद्धि नहीं हुई तो हमें भ्रम होता रहेगा। ठीक है, तो सेरेब्रम याद रहेगा। ठीक है, सेरिबेलम और सेरेब्रम में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। और सेरेब्रम किसको कहते हैं? तो जो आप मस्तिष्क का इस प्रकार का जो चित्र देखते हो कि दो भागों में ऐसा बटा रहता है मस्तिष्क। ठीक है, ये जो सामने से ऐसा चित्र देखते हो ना आप, तो ये वाला जो मस्तिष्क है ऊपर, तो इसी को कहा जाता है सेरेब्रम। ओके, जो मस्तिष्क का आप डायग्राम देखते हो तो वो बड़ा हिस्सा ही सेरेब्रम कहलाता है। इसी को सी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, सी यानी समुद्र, सी ऑफ इंटेलिजेंस भी किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, सेरेब्रम को, सी ऑफ इंटेलिजेंस। तो आज हमने बायोलॉजी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो कवर किए। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बायोलॉजी के टॉपिक वाइज लेके आऊँ क्वेश्चन, तो मैं वो भी लाऊंगा। उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि सर आप वो क्वेश्चन भी लाओ। मैं इस तरीके से आप लोगों को एक एक ऑप्शन भी वहाँ पे क्लियर करते रहूँगा, जिससे आपके दूसरे क्वेश्चन भी बनते रहेंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।